हेलो। हर्षवर्धन कालीन धर्म और प्रशासन के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हर्षवर्धन या वर्धन कालीन सामाजिक जीवन। कि वर्धन काल में सामाजिक जीवन क्या था, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो काल का जो सामाजिक जीवन था उसमें समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था पाई जाती थी। अब वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, तो वो आपने पहले ही सुन रखा होगा कि जो वैदिक धर्म था उसमें वर्णाश्रम अर्थात मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान करके उसको 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसमें कि पहला था ब्रह्मचर्य और दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास आश्रम। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित हर्षकालीन शासन के समय जीवन चलता था और परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा समाज में उस समय अनेक जातियों और उपजातियों का उदय हो चुका था। हर्षवर्धन के काल में हम सामाजिक जीवन में देखते हैं तो उस काल में भी ब्राह्मणों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। हर्ष चरित्र से पता चलता है कि हर्ष द्वारा स्वयं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया जाता था, लेकिन इस समय जो सत्ता थी वो वैश्य और शूद्र वर्ग के हाथ में आ चुकी थी। हर्ष को अगर हम देखते हैं तो हर्ष को वैश्य जाति का मानते हैं। तो जहां पर आपने अभी तक देखा था कि सत्ता ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के हाथ में चलती थी, वो समाज मतलब इस समय जो सत्ता थी या जो राजनीति की शक्ति थी वो वैश्य जाति के पास आ गई थी। इसी समय सिंध देश का जो शासक था वो शूद्र वर्ग का था और हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में जनसंख्या का जो एक ये बहुत बड़ा वर्ग था इसे अछूत माना गया है। ख्वाइशांग ने भी कसाई, मछुआरे, जल्लाद और भंगी आदि जातियों को गिनाया है और उन्हें उस वर्ग में अछूत वर्ग में दिखाया है। इस समय जो ये जातियां थी ये नगर और गांवों के बाहर निवास करती थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस काल में अंतर जातीय विवाह भी होते थे। जैसे कि हर्ष की जो बहन थी राजश्री, जो कि वैश्य थी और उसका जो विवाह हुआ था वो मौखर जात के या क्षत्रिय वंश के राजा से हुआ था। हर्ष काल में अगर हम देखते हैं तो पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं मिलता है और सती प्रथा का प्रचलन मिलता है। हर्ष चरित्र से पता चलता है कि हर्ष की माता यशोमती भी हर्ष के पिता की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या के बाद उसकी बहन राजश्री भी सती होने जा रही थी, जिसे कि हर्षवर्धन ने बचा लिया था। इस काल में अगर हम देखते हैं तो कुलीन जाति के लोग या कुलीन वर्ग के लोग बहुत सी पत्नियां रखते थे। बाल विवाह का इस काल में प्रचलन पाया गया है और कन्याओं को इस काल में पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती थी। हर्षकालीन सामाजिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो जो कुलीन वर्ग की कुछ कन्याएं थी उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहीं कहीं पर यहाँ पर पर्दा प्रथा का भी प्रचलन मिलता है। लेकिन अगर हर्षकालीन सामाजिक जीवन में हम देखते हैं तो लोगों का जीवन सुखी था और आमोद पूर्ण था। ख्वाइशांग हर्षकालीन भोजन में, भारतीयों के भोजन में और वस्त्रों का उल्लेख भी करता है और बताता है कि इस काल में लोग शाकाहारी और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ख्वाइशांग के द्वारा यह बताया गया है कि भेड़, हिरण और मछलियों का मांस खाया जाता था। शाकाहार में गेहूं और चावल का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था। इस काल में मदिरा पान का भी सेवन लोग करते थे
और साधारण भारतीयों के जो वस्त्र होते थे उन्हें सफेद रंग के वस्त्र प्रिय होते थे। स्त्री और पुरुषों के द्वारा इस काल में भी पूर्व काल की भांति आभूषण धारण किए जाते थे। तो ये हर्षकालीन सामाजिक जीवन था। इसके बाद हम चलते हैं कि हर्ष काल में आर्थिक जीवन क्या था। तो हर्ष काल के आर्थिक जीवन के बिंदुओं पर अगर हमने जब अध्ययन किया तो हमने पाया कि इस काल में, हर्ष के काल में जो सामाजिक या आर्थिक जीवन का जो हमें उल्लेख मिलता है वो विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से और उस समकालीन तत्कालीन लेखों से मिलता है। हम देखते हैं तो हर्ष काल की में जो आर्थिक स्थिति वो काफी उन्नत अवस्था में थी। कृषि जनता के जीवन का मुख्य आधार था। ह्वेनसांग द्वारा भी लिखा गया है कि इस काल में लोगों के पास अनाज और फलों का उत्पादन प्रभुत या प्रचुर मात्रा में होता था। भूमि का जो अधिकार था वो अधिकांश सामंत लोगों के हाथ में था। कुछ भूमि इस काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई थी और इन भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। ब्रह्मदेय जो भूमि थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी हुई भूमि थी, इसी को ब्रह्मदेय कहते थे। इस काल में हमें दान संबंधी अधिकार पत्र भी प्राप्त होते हैं। मधुबन और वंशखेड़ा के लेख से हर्ष द्वारा जो भूमि दान में दिए गए हैं उनका उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर्षकालीन कृषि के लिए, जो आर्थिक स्थिति में जो कृषि था उसके लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था पाई गई। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का प्रयोग मिला है और तुला यंत्र का मतलब है जल पंप, अर्थात इस काल में हमें जल पंप के द्वारा सिंचाई का उल्लेख प्राप्त होता है। हम देखते हैं तो कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग धंधे और व्यापार भी इस काल में उन्नत दशा में थे और देश के कई नगर प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते थे। व्यापार और व्यवसाय का जो कार्य था वो श्रेणियों द्वारा किया जाता था। विभिन्न व्यवसायी वर्ग की अपनी पृथक पृथक श्रेणियां होती थी और वो अपने सदस्यों को व्यवसाय की शिक्षा भी प्रदान करते थे जिससे कि वो व्यवसाय में निपुणता को प्राप्त कर सके। हर्ष चरित्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजश्री के विवाह के समय निपुण कलाकारों की श्रेणियों द्वारा राजमहल को सजाने के लिए बुलाया गया था। प्रमुख स्थानों पर इस काल में बाजार लगती थी तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। इस काल में कुछ नगर अपने व्यापार और व्यवसाय के दृष्टि से समृद्ध माने गए हैं। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर इस समय देश का समृद्धशाली और प्रधान नगर होता था। मथुरा के सूती वस्त्र इस काल में प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार से उज्जैन और कन्नौज की भी आर्थिक स्थिति काफी समृद्धशाली थी। बाण के द्वारा उज्जैन के निवासियों को करोड़पति या कोटशाधीश कहा गया है। वहां के बाजारों में, उज्जैन के बाजारों में बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मणियों की बिक्री होती रहती थी। देश में सोने और चांदी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी और विनिमय के लिए इस काल में सिक्के का प्रयोग होता था। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो इस काल के हमको सिक्के बहुत कम प्राप्त होते हैं, जो कि हम इससे ये आकलन करते हैं कि अगर इस काल के हमको सिक्के प्राप्त बहुत कम मात्रा में होते हैं तो इस बात का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस काल में धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि हर्षकालीन कुछ ही सिक्के हमें मिले हैं
जो कि भितौरा नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। देश के आंतरिक और व्यापारिक दोनों प्रकार का इस काल में व्यापार पाया गया है और थल मार्ग द्वारा और जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। कविशा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग बताता है कि भारत के प्रत्येक कोने में यहाँ से व्यापारिक सामग्रियां पहुंचाई जाती थी, जहां से कि भारतीय व्यापारी अपने सामानों को विदेशों को भेजते थे। कश्मीर से होकर के मध्य एशिया तक, चीन तक थल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। पूर्वी भारत में इस काल में ताम्रलिप्त और पश्चिमी भाग में भड़ौच जो था वो प्रसिद्ध बंदरगाह बताया गया है। चीन और पूर्वी द्वीप समूहों के साथ इस काल में भारत के घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं और ताम्रलिप्त से पानी के जहाज मलय प्रायद्वीप तक जाते थे। यहीं से मलय द्वीप से ही एक मार्ग पश्चिम देशों की तरफ जाता था। ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया है कि पश्चिम की ओर कई सौ व्यापारियों को एक साथ बोधगया तक ले जाया गया था। हम देखते हैं तो इस काल में अयोध्या और ताम्रलिप्त के बीच में भी जो है व्यापारिक मार्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हर्ष काल में साहित्यिक जीवन के हर्ष काल के जो साहित्यिक अभिलेख मिलते हैं उसमें भारत की समृद्धशाली स्थिति का वर्णन किया गया है और अनेक साहित्यिक स्रोतों से इस बात की सूचना मिलती है कि हर्षवर्धन के अंतिम काल में ही आर्थिक दृष्टि से उसका पतन भी होना प्रारंभ हो गया था। बरेली जिसे कि अहिछत्र कहते हैं और कौशाम्बी, इन नगरों की जब हम खुदाई करते हैं तो हमें इसमें उत्तर गुप्त कालीन पतन के अवशेष मिलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 7वीं शताब्दी तक ये सभी नगर निर्जन स्थिति में हो गए थे। तो हम देखते हैं कि जो गुप्त काल के औद्योगिक या व्यापारिक नगर थे उनका धीरे धीरे इस काल में पतन होना प्रारंभ हो गया था। हर्षवर्धन के काल के अंतिम समय को हम देखते हैं तो व्यापार और वाणिज्य का ये पतन का काल माना गया है। समाज इस समय उत्तरोत्तर या निरंतर जो है वो कृषि मूलक हो रहा था, अर्थात कृषि पर निर्भर होता चला जा रहा था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हर्ष काल में हम देखते हैं कि शिक्षा और साहित्य का भी एक अच्छा स्थान रहा है, क्योंकि हर्ष की कई जीवनी, बाण और ह्वेनसांग के विवरण और हर्ष द्वारा स्वयं कुछ पुस्तकों का जो है लेखन किया गया है। तो हम देखते हैं कि हर्ष जो स्वयं एक अपने आप में उच्च कोटि का विद्वान रहा है। जब वो स्वयं उच्च कोटि का विद्वान रहा है तो उसके द्वारा अपने शासनकाल में शिक्षा और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था। देश में इस समय अनेक गुरुकुल थे और विहार होते थे, जहां पर कि विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की शिक्षाओं का ज्ञान दिया जाता था। हर्ष के द्वारा इस काल में स्वयं संस्कृत के 3 नाटक लिखे गए हैं। कौन से नाटक हैं? पहला है प्रियदर्शिका। ये हर्ष के नाटक हैं जो कि संस्कृत में लिखे हैं। तो प्रियदर्शिका है नागा नंद है। इसके अलावा जो तीसरा है उपन्यास या नाटक है वो है रत्नावली। तो इन 3 पुस्तकों के लेखन से यह स्पष्ट होता है कि हर्ष स्वयं बहुत बड़ा साहित्यकार या विद्वान व्यक्ति रहा है और ये नाटक संस्कृत में लिखे गए हैं। बाणभट्ट ने भी हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के काव्य चातुर्य की या कविता पाठन की प्रशंसा किया है। उसने स्वयं बताया है
कि उसने कविता के द्वारा पर्याप्त रूप से अपनी बातों को कहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हर्ष काल में इन नाटकों के द्वारा उसने ये दिखाया है कि वो साहित्य को बहुत पसंद करने वाला शासक रहा है। भारतीय साहित्य का इस काल में भी उदय हुआ था और हर्ष की शताब्दी को भारतीय साहित्य के विकास का काल माना जाता है। हम देखते हैं कि 11वीं के सदी के लेखक शोडल ने भी उसे वाणी का हर्ष कहा है, अर्थात काव्य का हर्ष कहा है। जयदेव ने भी हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसके कविताओं की प्रशंसा किया है। 17वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध लेखक या दार्शनिक मधुसूदन ने भी ये कहा है कि हर्ष ने रत्नावली नाटक में ऐसा लेखन किया है जैसे कि लगता है कि विद्या की देवी सरस्वती ने स्वयं इस नाटक की रचना किया है। भारतीय साहित्य से पृथक हम देखते हैं तो चीनी यात्री इत सिंह ने भी उसको नाटक का लेखक स्वीकार किया है और उसके विद्या प्रेम की प्रशंसा किया है। उसने लिखा है कि जीमूत वाहन कथा के आधार पर एक नाट्य ग्रंथ लिख दिया गया और बाद में इसका मंचन इसी नाटकों के बेस पर कराया गया। तो इससे हर्ष की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। और जो ये नागानंद नाटक है जो कि जीमूत वाहन से है, वो हर्ष के उत्कृष्ट लेखन कला शैली को दिखाता है। इसी प्रकार से हम अगर हर्ष के द्वारा लिखे हुए प्रियदर्शिका को देखते हैं तो ये 4 अंकों का नाटक है और इसमें वत्स शासक उदयन के अंतःपुर की प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। रत्नावली भी 4 अंक का नाटक है और ये नाटक वत्स के शासक उदयन और उसकी प्रेमिका बासोदत्ता की परिचायिका नागरिका के प्रणय लीला से संबंधित रहा है। रत्नावली जो है वो बासोदत्ता उसकी जो रानी थी उसकी परिचारिका के प्रेम से उदयन के प्रेम को दिखाया गया है। नागानंद बौद्ध धर्म से रचित एक या प्रभावित एक रचना है और इसमें 5 अंक हैं। इस नाटक में जीमूत वाहन नामक एक राजकुमार के आत्महत्या की कथा का वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं हर्ष जो कि एक स्वयं बहुत ही विद्वान और साहित्यिक शासक रहा है, तो ऐसे हर्ष ने अपने दरबार में भी काफी विद्वान और लेखकों को आश्रय प्रदान किया था, जैसे कि वाणभट्ट, मयूर और मालवा दिवाकर नाम के विशेष रूप से लेखक इस काल में हुए। बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के शासन के दरबारी कवि रहे हैं और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादंबरी नामक पुस्तकों की रचना किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो मयूर ने सूर्य शतक की रचना किया है। सूर्य शतक की रचना इस काल में हुई है जो कि मयूर द्वारा की गई है। चूंकि हम इस पर लिख रहे हैं तो हम इसमें बाणभट्ट के भी रचनाओं को दिखा देते हैं कि जो कि कादंबरी लिखी गई है और हर्ष चरित्र लिखा गया। तो हम देखते हैं कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध साहित्यों की रचना इस काल में हुई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो कुमरिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा की रचना किया था। कुमरिल भट्ट द्वारा पूर्व मीमांसा इसकी जो रचना है कुमरिल भट्ट ने किया है। तो इसके आधार पर आप देखते हैं तो आपको कई साहित्य और उनके लेखकों के नाम मिलते हैं। इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो गणित के जो सुप्रसिद्ध विद्वान थे ब्रह्मगुप्त,
उनका भी जन्म हर्ष के शासनकाल में ही हुआ था। ब्रह्मगुप्त जो कि गणित के विद्वान थे, इनका जो जन्म है वो हर्ष के शासनकाल में हुआ था और इनके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया था। ब्रह्म सिद्धांत जो है गणित के सूत्रों पर आधारित एक पुस्तक है जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म हर्ष के शासनकाल में ही हुआ था। हर्ष के समय में हम देखते हैं तो विद्या की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से नालंदा महाविहार जो है इस समय बौद्धों का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा है। नालंदा बिहार के पटना जिले से राजगृह से 8 मील दूर स्थित आज के बड़गांव नामक स्थान पर स्थित है। इस काल में नालंदा में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी और नालंदा के इस प्रसिद्ध महाविहार की स्थापना 415 ईस्वी के आसपास की गई थी। नालंदा का ये महाविहार लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़े क्षेत्र में बना है। इसके बीच में 8 कमरे और एक बड़ा व्याख्यानशाला बना है और इसमें 300 छोटे छोटे कमरे बने हैं। यहाँ पर 3 धर्म भवनों में धर्म गज नामक एक विश्व प्रसिद्ध विशाल पुस्तकालय है और नालंदा के एक प्राप्त लेख से यहाँ के भवनों के भव्य और उनके गगनचुंबी इमारत होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं तो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नत और पराकाष्ठा की अवस्था में रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख या प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र, हम लिखे देते हैं नाम, शीलभद्र हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। हर्ष ने यहाँ पर 100 गांव दान में दिए थे जिनकी आय से इस विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था और हम देखते हैं तो हर्ष के द्वारा इस विद्यालय के विकास के लिए अपने स्तर से काफी योगदान दिया गया है। हर्षवर्धन के द्वारा इस विश्वविद्यालय में लगभग 100 फुट ऊंची पीतल का एक विहार बनवाया गया था। तो हम हर्षवर्धन के शासनकाल में उसके सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक स्थितियों का वर्णन करते हैं तो हम पाते हैं कि हर्षवर्धन एक कुशल शासक और एक साहित्य प्रेमी शासक रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने हर्षवर्धन शासन के सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक जीवन का अध्ययन किया है। अगले हम वीडियो में आपको हर्षवर्धन के एक संक्षिप्त इतिहास को उसमें समायोजित करते हुए बताएंगे। धन्यवाद।